वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम जो पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये समझे इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। देखो, उससे पहले एक वर्ड समझना है, एक्वस और लिक्विड में क्या अंतर है। जानते भी हैं बच्चे कि एक्वस का मतलब पानी होना चाहिए, खुला पानी। एक्वस का मतलब खुला पानी होता है। तो अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है उसे पानी में घोला गया है, डिजोल्व किया गया है, एक्वस सोल्यूशन। लेकिन अगर हम कहते हैं लिक्विड, तो लिक्विड तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो प्योर सब्सटेंस है और लिक्विड फॉर्म में है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन कह रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ऐसा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, वो एक्वस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पानी वाला हो सकता है या बिना पानी वाला लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जिसमें कि फ्री मूविंग आयंस हो, कैटायंस और एनायंस फ्री मूविंग हो, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए, करंट को पास करे, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये बनता कैसे है पहले तो, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है उसको समझने के लिए पहले हम उससे पहले समझेंगे, क्योंकि जरूरी है उससे पहले एसिड्स, बेस और साल्ट समझना। आइए देखते हैं एसिड्स, बेस और साल्ट समझते कैसे होते हैं। तो देखिए, एसिड्स, सबसे पहले एसिड्स समझेंगे। एसिड्स का मतलब कई डेफिनेशन हैं एसिड्स और बेस की। हाँ, जनरली हम ऐसे कहते हैं कि भाई एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, या यूं भी कहते हैं कि प्रोटॉन देते हैं, और आम भाषा में हम यूं कहते हैं कि जो OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन OH-, वो बेस होते हैं। लेकिन इसकी कई डेफिनेशन हैं और एक एक करके उन सबको स्टडी कर डालें, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट शुरू कर पाएंगे। पहले हमें एसिड्स और बेस को प्रॉपर्ली समझना है और इसके बाद हमें साल्ट को भी समझना है। जनरली सब जानते हैं साल्ट क्या होता है, लेकिन पूरी तरह से एक बार कर ले समझने। तो एसिड देखे, एसिड्स की कई कॉन्सेप्ट्स थी, तो हम पहली कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस। कॉन्सेप्ट्स मतलब वो तरीके जो एसिड्स और बेस को समझाते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहली कॉन्सेप्ट है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ले लेते हैं। उससे पहले एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब पुरानी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग एसिड्स और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे आओ देखते हैं। एसिड्स और बेसिस। एसिड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सोर, SOUR, सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं, और बेसिस बिटर, कड़वे इन टेस्ट। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि एसिड्स के लिए बताया गया कि वो स्किन के ऊपर कोरोसिव एक्शन करते हैं, स्किन को उखाड़ देते हैं, स्किन को जला देंगे, उखाड़ देंगे, तो उसको बोलते हैं कोरोसिव एक्शन। कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। एसिड ये काम करते हैं चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर कोरोसिव एक्शन करते हैं। लेकिन बेसिस के लिए एक बात कहेगी, दे हैव सोपी टच। सोपी टच का मतलब छूने में वो सोप की तरह, साबुन की तरह चिकनाहट वाले होते हैं। और भी कुछ बातें। एसिड्स और बेस के लिए एक बात और कही गई कि एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट्स, एसिड्स कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस रेड, और बेस उससे उल्टा करेंगे, दे कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो पुरानी तरह की डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन थी, क्लासिकल डेफिनेशन कहती थी। अब जरा और आगे बढ़े कि इसके बाद एक और डेफिनेशन आई जिसका नाम था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस। उससे पहले ब्रॉन्स्टेड लॉरी कर लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी, LOWERY कॉन्सेप्ट। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहती है कि एसिड्स और बेस को कैसे डिफाइन करती है। आइए देखते हैं एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन करती है। देखें, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहती है कि एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव, और डोनर का मतलब देने वाले। जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड्स, ऐसे ही जो प्रोटॉन को लेते हैं, प्रोटॉन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट लेना, एक्सेप्टर होते हैं, वो बेसिस होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। जैसे एग्जांपल तौर पे हम देखें, एग्जांपल्स देखें एसिड्स के, जैसे HCl है, टूटने पर H+ देगा, H2SO4 है, टूटने पर H+ देगा, HNO3 है, ऐसे और भी हो सकते हैं, H3PO3, H3PO4 भी हो सकता है।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये नाम आपको पहले से भी पता होते हैं। ऐसे एक और लिख लो H3BO3 बोरिक एसिड, और ऐसे लिख लो CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड सो ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है, पर ये कुछ नाम आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ये हमेशा बार बार आएंगे। ऐसे ही बेस के कुछ एग्जांपल देखो जो प्रोटॉन ले सकते हैं। जैसे आप देखो NH3 जो होता है ना बेटे, NH3 ये अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन ले सकता है। ऐसे ही PH3, ASH3, इस प्रकार के और भी हो सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी वाटर भी प्रोटॉन ले सकता है। ऐसे और भी मॉलिक्यूल कुछ होते हैं वो प्रोटॉन ले सकते हैं, तो हम डैश डैश करते हैं। बहुत सारी लिस्ट है, ये सब प्रोटॉन ले सकते हैं। OH माइनस भी प्रोटॉन ले सकता है, तो ऐसे कई हो सकते हैं। OH माइनस के सामने जब भी OH माइनस है, मान लो हाइड्रोक्सिल आयन, अगर इसके सामने H प्लस आएगा तो उसे खींच लेगा और OH माइनस H प्लस से मिलकर वाटर बन जाएगा। लेकिन OH माइनस ने प्रोटॉन तो लिया ना बेटे, तो ये सब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, बेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारी लिस्ट आ सकती है। अब हम आगे बढ़े। थर्ड कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस के बारे में समझाती है उसे बोलते हैं अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस, ARRHENIUS कॉन्सेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे सबसे अधिक काम आएगी इस चैप्टर में, और सबसे कॉमन यही सबसे अधिक बोली जाती है। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं एसिड्स और बेस कौन से होंगे। एसिड्स और बेसिस। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहती है कि जो हाइड्रोजन आयन देने वाले होंगे, मतलब गिव्स हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन का मतलब H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन का मतलब H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो होंगे एसिड्स, और जो से लेंगे जो OH माइनस आयन देंगे गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH माइनस आयन, तो जो OH माइनस आयन देंगे वो बेस, जो H प्लस दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन वो एसिड, और जो OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं वो बेस। एग्जांपल तौर पे एसिड देखो, फिर से ऐसे ये सब लिख सकते हो ऊपर वाले। HCl जो है टूटने पर H प्लस देगा ही, H2SO4 देगा, HNO3 देगा, ऐसे और भी H3PO4, और सभी लिख सकते हैं यहाँ वाले ये ऊपर वाले H3BO3। ये सब जब टूटते हैं ना बेटे तो H पॉजिटिव तो देते ही है। अब उस H पॉजिटिव को चाहे तो हम कह लें प्रोटॉन, और चाहे H प्लस को प्रोटॉन भी कह सकते हैं और हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि H प्लस के ही दोनों नाम है, प्रोटॉन भी और हाइड्रोजन आयन भी, तो दोनों जगह फिट बैठते हैं ये सब के सब। एग्जांपल्स अब दूसरे देखिए, एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। जैसे कि हमारा NaOH है, टूटने पर OH देगा KOH। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि और ले लें जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, और बहुत सारे ऐसे सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ये मैंने Zn लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो OH माइनस दे सकते हैं, वो बेस होंगे। अब बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन कुछ एक आपको याद रखना चाहिए, ये बार बार आते हैं इसलिए लिख रहा हूं। आगे चलिए, एक चौथी कॉन्सेप्ट भी थी जिसे हम कहते थे लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस कौन है आइए देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, दो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट के ऊपर लिखते हैं ना ऐसे, दो डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको लेने वाला, यानी एसिड जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर का, इलेक्ट्रॉन को लिखा मैंने E माइनस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स लेने वाले एसिड हैं। और बेसिस फिर क्या होना चाहिए बताइए, इलेक्ट्रॉन पेयर के देने वाले, डोनर्स, डोनर मतलब देने वाले, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो बेस। जैसे कुछ एग्जांपल है इनके, एसिड के एग्जांपल देखो, जैसे AlCl3, BeCl2, ऐसे और भी AlBr3, ऐसी FeCl3, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। BeCl2 लिख तो दिया, तो ऐसे कई हो सकते हैं। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनके अलावा कई पॉजिटिव आयंस भी, जैसे कि Li+, जितने भी कैटायंस हैं Na+, K+, कैल्शियम 2+, Mg2+, आप कोई और भी ले सकते हो, कॉपर 2+, ऐसे ही Fe3+। तो जो कैटायंस हैं वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं, तो सबके सब ये एसिड्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर देते कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। जैसे कि अमोनिया NH3, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दे सकता है। PH3, NH3 का मतलब अमोनिया, PH3 फॉस्फीन। ऐसे ही P2H4, इसका नाम है डाइफॉस्फीन, डाइफॉस्फीन। ऐसे ही और भी N2H4, तो यहाँ मैं N2H4 लिख रहा हूँ पहले और बाद में P2H4, यानी कि N2H4 है हाइड्राजीन और P2H4 है डाइफॉस्फीन।
ऐसे और भी हो सकते हैं ASH3, और इनके सबके ऊपर लोन पेयर रहता ही है कहीं ना कहीं। और ऐसे ही वाटर भी है H2O, तो H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर होते हैं, दे सकता है। H2S लोन पेयर होते दे सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, हम डैश डैश कर रहे हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे को बार बार आ सकते हैं। तो ये एग्जांपल याद कीजिए कौन से किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन एसिड और कौन बेस, ये काम आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि एसिड और बेस क्या होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये अरेनिस कॉन्सेप्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वाले सबसे अधिक आ रहे होंगे, ये वाले सबसे अधिक हमारे आ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एसिड बेस समझ लिया कैसे होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब इस एसिड बेस को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। भाई एसिड्स और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट बनते हैं। एक बात और, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो एसिड वो हैं जो हाइड्रोजन आयन देंगे और बेस वो होंगे जो OH माइनस आयन देंगे। तो आप देखिए, एक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला हो सकता है, जनरल फॉर्मूला हो सकता है एसिड्स का, कि हमने पढ़ा है एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उनमें H+ तो होना ही चाहिए, H+ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक माइनस आयन भी तो होगा, कोई नेगेटिव आयन भी तो होगा। तो वो नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे नेगेटिव आयन कभी Cl माइनस है, कभी SO4 माइनस है, कभी NO3 माइनस है, बदल रहा है, नेगेटिव आयन बदल रहा है, लेकिन H+ सब में है। तो H+ तो होगा ही, और नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम इन जनरल मान लेंगे A माइनस। A माइनस का मतलब एनायन, यहाँ A माइनस का मतलब क्या है, अनायन। अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज के आयन को हमने A माइनस इन जनरल मान लिया। तो जनरल फॉर्मूला एसिड क्या हो गया, Ha। ये प्लस माइनस को कैंसिल करके देखो Ha हो जाएगा। ये जनरली अगर हम लिखना हो, जनरल फॉर्मूला लिखना हो, अलग अलग एसिड का फॉर्मूला ना लिखना हो, जनरल फॉर्मूला लिखना हो, तो हम Ha लिखते हैं एसिड को। ऐसे ही बेस का भी जनरल फॉर्मूला है। बेस के लिए, सभी बेसिस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो बेस वो होते हैं जो हमने यहाँ पढ़ा था। मैंने कहा ना ये कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं, OH माइनस आयन। तो क्योंकि ये OH माइनस देते हैं, हर एक बेस जितने भी यहाँ लिखे हैं वो OH माइनस दे रहे हैं जनरली, तो बेस OH माइनस तो जनरली देंगे ही, ये लिख दिया मैंने, OH माइनस तो देंगे ही देंगे। और साथ में एक पॉजिटिव कैटायन भी होगा। कैटायन को हम B मान ले रहे हैं, B प्लस। ये B प्लस का यहाँ मतलब क्या है, कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज का आयन। तो कैटायन तो कुछ भी हो सकता है, बदलता रहेगा। जैसे देखो इसमें बेस में देखो कैटायन तो बदल रहा है, Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस बदल रहा है, लेकिन OH माइनस सब में है, तो OH माइनस तो होगा ही होगा, और कैटायन बदलता रहेगा। उस डिफरेंट कैटायंस को हम B प्लस से कहेंगे। B प्लस का मतलब डिफरेंट कोई भी कैटायन को हम जनरल B प्लस कहेंगे, और एनायन को A माइनस। इस प्रकार से बेस का फॉर्मूला होगा B प्लस के साथ OH माइनस, यानी BOH माइनस। अब ये प्लस माइनस चाहे लिखो या लिखो ऊपर, BOH जो होगा वो बेस का फॉर्मूला हो जाएगा। और एक छोटी सी बात और, आपने पढ़ा था एसिड्स और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे भी करें, ये देखिए एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, Ha। Ha का मतलब क्या है, एसिड, ये H प्लस A माइनस, और बेस का मतलब है B प्लस OH माइनस। ये बेस है जनरल फॉर्मूला। जब एसिड्स और बेसिस मिलेंगे तो आपको पता है साल्ट और वाटर बनता है बेटे, साल्ट और वाटर बनना चाहिए। देखो आप H प्लस और OH माइनस मिलाओ, H प्लस और OH माइनस तो वाटर बन जाएगा, H2O, हाँ हो गया वाटर। लेकिन जो बचा है B प्लस और A माइनस बचा है, तो B प्लस A माइनस लिखोगे, B प्लस A माइनस। ये जो फॉर्मूला किसका बन रहा है, साल्ट का बन रहा है इसका मतलब। तो साल्ट का जनरल फॉर्मूला आपसे हुआ करेगा B प्लस A माइनस, यानी BA। तो हम लिखते हैं साल्ट का जनरल फॉर्मूला है BA, जहां B प्लस होता है और A माइनस। B है कैटायन और A है माइनस, एनायन। पता भी है आपको साल्ट में कैटायन एनायन होता है। तो कैटायन का जनरल, हम कैटायन को जनरली B प्लस कहते हैं और एनायन को A माइनस। मिला दो तो बन जाएगा कैटायन और एनायन मिलके बन जाएगा साल्ट। अब कई जगहों पर इस चैप्टर में हम जब कोई इक्वेशन डिराइव करेंगे तो इक्वेशन जनरल फॉर्म में चलती है, तो जनरल फॉर्मूला हमें एसिड्स का भी, बेस का भी और साल्ट का भी मानना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो उसे हम मान लेंगे। अब ये लेके चला करेंगे, एसिड का Ha, बेस का BOH और साल्ट का BA। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे थोड़ी बातों को, फिर आगे बढ़ना है। अब अगली बात और साल्ट्स के कुछ एग्जांपल हम दिखाएंगे आपको बाद में। पहले हम एसिड्स और बेस को लेके कुछ बातें और करने जा रहे हैं। एसिड्स कई तरह के होते हैं, बेस भी कई तरह के होते हैं, उनको देखें जरा, तो उसके बाद साल्ट्स पे भी चलेंगे। तो इतना आप वीडियो को रोक कर पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़े। मैं बिठा रहा हूं। अब एसिड्स कितनी तरह के हैं उनको देखें। दो तरह के एसिड बांटे गए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऐसे ही बेस भी दो तरह के बांटे गए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। साल्ट्स तीन तरह के बांटे गए हैं, हम बाद में देखेंगे, लेकिन एसिड्स और बेस को दो तरह से बांटा गया है। तो हम अब करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस। देखिए टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और
वीक एसिड्स। दो तरह के हो गए बेटे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम ऐसे कहेंगे, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का शॉर्ट फॉर्म, और वीक एसिड का WA। यकीन मानिए कि आगे की डेरिवेशन में ये पूरा पूरा नाम स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा नहीं लिखा जाएगा, वीक एसिड भी नहीं। ये शॉर्ट फॉर्म जो है SA, WA, ऐसी कई शॉर्ट फॉर्म्स हर एक के लिए आ जाएंगी और वही लिखी जाएंगी। तो आपको उसकी तब तक पहले ही आज ही प्रैक्टिस कर डालनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है बेटे, और वीक एसिड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिन्हें अगर हम पानी में डालें, पानी में गिराएं, तो वो पूरी तरह से टूट जाएं, पानी में टूट जाएं, डिसोसिएट हो जाएं, टूट जाएं। और टूटे ही ना, बल्कि साथ ही साथ टूटकर आयंस देंगे, मतलब आयनाइज हो जाएं। और कैसे हो जाएं? पूरी तरह से, बहुत ज्यादा आयंस दें। जो एसिड बहुत ज्यादा टूटेंगे वो बहुत ज्यादा आयंस देंगे बेटे। तो हम ऐसे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं एसिड्स विच डिसोसिएट्स एंड उसके बाद क्या होगा? आयनाइज भी करेंगे, आयनाइज कंप्लीटली करेंगे, कंप्लीटली करेंगे, बहुत अधिक हद तक, बहुत ज्यादा टूटेंगे वो। और उसके बाद क्या होगा? टू गिव, फिर टूटकर क्या देंगे? लार्ज नंबर ऑफ आयंस, बहुत ज्यादा आयंस देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस देंगे। कौन से आयंस? कैटायंस और एनायंस दोनों। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। इसी तरह से वीक एसिड्स की उल्टी हो जाएगी कि वीक एसिड वो एसिड्स हैं, एसिड्स डिसोसिएट, डिसोसिएट तो करेंगे वो, और आयनाइज भी करेंगे, एंड आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम टूटते हैं, बहुत कम आयनाइज होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस देंगे बेटे, टू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस, स्मॉल नंबर ऑफ आयंस या लेस नंबर ऑफ आयंस या लेसर नंबर ऑफ आयंस, स्मॉल नंबर भी कह सकते हैं, आयंस कम देंगे ये है दोनों की डेफिनेशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल देखिए और वीक के भी। तो एग्जांपल्स हम यहां लिख देते हैं, एग्जांपल्स ऊपर वाले के स्ट्रॉन्ग एसिड के और वीक के। स्ट्रॉन्ग के जैसे वही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऐसे कुछ और भी लिखूंगा बेटे, अभी डाइजेस्ट कर रहा हूं। और वीक एसिड के कुछ एग्जांपल जैसे कि HCOOH नाम है फॉर्मिक एसिड। कभी भूल जाए तो वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, सुन लीजिए। फॉर्मिक एसिड HCOH, CH3COOH आप जानते हैं एसिटिक एसिड। इसके बाद और भी हो सकते हैं C6H5 COOH, C6H5 है, और COH बेंजोइक एसिड। ऐसे ही और भी चलें, वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो इसमें और भी आएंगे वीक एसिड, जैसे कि H3BO3 बोरिक एसिड, ऐसे ही H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने कुछ खास खास लिखे हैं। ये मैंने वो लिखे हैं जो इस चैप्टर में बार बार आएंगे, आपको अधिकतर क्वेश्चन दिखाई देंगे। मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। यहां हम एसिड स्ट्रॉन्ग और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रस एसिड भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरस एसिड भी होगा, और बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत तरह के होते हैं, तरह तरह के, उन्हें कहते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो वो सारी बातें हम अभी नहीं करेंगे, वो 12th क्लास में होंगी। अभी तो आपको सिर्फ वो कंपाउंड मेन करने जो इस चैप्टर में आपको दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इनको पहले अच्छी तरह से कंठस्थ कर लो। इनके अलावा भी कुछ एक आ सकते हैं, लेकिन पहले ही। तो अब आगे चलें। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हो गया। इसके बाद हम करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। काफी कुछ मिलता जुलता है, ठीक वैसा ही है। कौन से आयन देगा? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से आयन देगा? लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस। हाँ, एसिड तो H+ ही देते हैं। और बेस वीक एसिड कैसे देंगे? लेसर नंबर ऑफ H+ आयंस। एसिड चाहे कोई भी हो H+ देंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा देंगे और वीक एसिड कम देंगे। उसी तरह से बेस जो होते हैं वो आपको पता है OH- आयन देते हैं। तो सारी डेफिनेशन ऐसी रहेगी बस। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो क्या करेंगे? वो बेसिस हैं, बेसिस विच डिसोसिएट करते हैं खूब ज्यादा, खूब टूटते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना बेटे। डिसोसिएट्स एंड आयनाइज भी करते हैं खूब ज्यादा। तो हम लिख रहे हैं डिसोसिएट्स एंड आयनाइज कंप्लीटली, बहुत ज्यादा, कंप्लीटली यानी ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन भी कह सकते हैं। टू गिव, अगर खूब टूटे तो कैसे देंगे? लार्ज नंबर देंगे, लार्ज नंबर ऑफ, लेकिन क्या देंगे? ये बेसिस है बेटे, OH- आयन देंगे, लार्ज नंबर ऑफ OH- हाइड्रोक्सिल आयंस। ऐसे ही जो वीक बेस है वो कम टूटेंगे, तो यहां लिखते हैं बेसिस विच डिसोसिएट, टूटेंगे लेकिन कम, टूटेंगे कम तो आयनाइज भी कम होंगे। एंड आयनाइज कैसा है? टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, टू ए स्मॉल एक्सटेंट, कम टूटेंगे। एक्सटेंट मतलब हद, कम हद तक टूटेंगे। टू गिव लेसर नंबर ऑफ OH- आयंस। तो ये है। अब इनके एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल, जैसे कि NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ और भी आएंगे, मैं बाद में लिखता हूँ। लेकिन यहाँ एग्जांपल देखिए वीक बेस के एग्जांपल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे कॉमनली ये आने वाला है, और बहुत सारे और भी आएंगे वीक बेस के, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयरन का हाइड्रोक्साइड, जिंक, लेड की, तो देखिए आयरन की FeOH थ्राइस या FeOH ट्वाइस भी हो सकती है, दोनों होती है, FeOH थ्राइस या ट्वाइस दोनों, मैं थ्राइस लिख रहा हूँ। फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा मैंने अभी भी कहा जिंक की हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी एक नाम और लिया था लेड की, सिल्वर की, ऐसे तो हम लिख भी देते हैं कि लेड की होगी PbOH ट्वाइस, सिल्वर की होगी AgOH, ऐसे ही और भी हो सकती हैं, मरकरी वगैरह की कईयों की हो सकती हैं। तो जो फेमस है वो लिख रहा हूं, और ये हम डैश डैश कर रहा हूं। और ये स्ट्रॉन्ग बेस के भी और एग्जांपल है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली ये दो आते हैं, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, तो ये खूब ज्यादा आयनेज होते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यहाँ ला सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी खूब टूटता है, काफी ज्यादा टूटता है, इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टूटता है। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया, वीक बेस भी हो गया, ठीक है ना। अब हम एसिड और बेस के बारे में ये जानकारी जुटा चुके हैं, और इससे अगला स्टेप क्या होगा इनको याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सब के सब काम में आएंगे। अलग अलग हमें नॉलेज होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, उसके एग्जांपल कौन से होते हैं, वीक एसिड के और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सबके एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को पूरी तरह समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है वो बात की बात है। उसके लिए पहले हमें एसिड्स को पूरी तरह समझना था, बेस को समझ लिया, इसके बाद हमें और भी समझना है कि साल्ट्स को तरह समझना है। तो आइए साल्ट शुरू करते हैं। साल्ट्स के लिए हम एक बात कर रहे हैं कि साल्ट्स वो होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन दोनों होना चाहिए। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है, उसे हम साल्ट कहते हैं बेटे, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों आयन्स हैं और ऑपोजिट चार्ज के आयन्स हैं, तो उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं साल्ट्स। तो देखते हैं साल्ट्स। अब हम साल्ट्स करने जा रहे हैं। साल्ट्स तो हम पहले जान चुके हैं, साल्ट्स क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, उसमें आयनिक बॉन्ड है। और वो कैसा कंपाउंड है, कंटेनिंग क्या है इसके अंदर, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज वाले एंड एनायन। कैटायन और एनायन एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एक होना चाहिए, कैटायन और एनायन होना चाहिए। तो ऐसा इसको कहते हैं साल्ट। कई एग्जांपल्स के आने वाले हैं जो मैं यहां नीचे लिखूंगा। पहले इसको मैं टाइप में बांट लूं, टाइप्स ऑफ साल्ट्स, टाइप्स ऑफ साल्ट्स। यूं तो इसको दो तरह से बांटते हैं, एक तरह से और पढ़ते हैं एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, वो हम अलग तरह से पढ़ेंगे बाद में, कहीं और काम में आएगा। अभी तो हम साल्ट्स को एक ढंग से बांट रहे हैं कि स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, इनसोल्यूबल साल्ट, इनसोल्यूबल साल्ट, पहला हो गया इनसोल्यूबल साल्ट्स, दूसरा स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स, और तीसरा फेयरली सोल्यूबल साल्ट्स, फेयरली सोल्यूबल साल्ट्स। मीनिंग ये हुआ कि वह साल्ट्स जो ना के बराबर बहुत कम घुलते हैं वो इनसोल्यूबल साल्ट्स, जो थोड़ा घुलते हैं वो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, और जो बहुत घुलते हैं वो फेयरली सोल्यूबल साल्ट्स। अब ये तो आप बस समझ गए कि इनको जब हम पानी में डालेंगे तो जो बिल्कुल नहीं घुलेंगे ना के बराबर वो है इनसोल्यूबल, जो थोड़ा घुलेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल, और जो बहुत घुलेंगे वो फेयरली सोल्यूबल साल्ट। इनके कुछ एग्जांपल्स हम याद कर लेंगे। देखो जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं तीनों के। सबसे पहले जो घुलते नहीं है इनसोल्यूबल, जो बिल्कुल ही ना के बराबर घुलते हैं, वो उनमें से कुछ फेमस है सिल्वर, कैल्शियम की कार्बोनेट, ऐसे कुछ हैं। AgCl बहुत कम घुलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कम घुलता है, ऐसे और भी हो सकते हैं। और फेयरली सोल्यूबल के तो बहुत सारे हैं, जैसे NaCl खूब घुलता है, KCl NaBr खूब घुलता है, ऐसे ही NaFb, KCl KBr, ऐसे और बहुत सारे और, NgCl2 खूब घुलेंगे सबके सब, तो लाइन लग जाएगी। लेकिन जो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है उनको भी देखें। पहले तो आप देखो आयरन की एक हाइड्रोक्साइड यहां लिख देता हूं, FeOH ट्वाइस, ये भी नहीं घुलती पानी में। अब वो वाले रह गए जो कम घुलते हैं, मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, मतलब जो कम घुलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें बड़े फेमस है। एक तो देखो एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूं, COO-, फिर बॉन्ड है COO-, इसे कहते हैं ऑक्सैलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन हो और साथ में कैल्शियम आयन हो, एनायन तो है ऑक्सैलेट आयन और कैटायन है कैल्शियम आयन, तो इसके ऊपर 2- है, इसके ऊपर 2+ है, बैलेंस हो गया बेटे, ऐसे लिख देंगे। या इसी को हम ऐसे कर सकते हैं कि और कैल्शियम, इसमें कार्बन 2 है, देखो C2 और O 4 है, O4, 2 नेगेटिव है बेटे, चार्ज 1-1, 2-, और इसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2+ लगा दिया, तो ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट।
ऐसे लिख लो खोलकर ओपन करके, या सिंपली ऐसे लिख दो। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, इसका नाम मैं लिखता हूं कैल्शियम ऑक्सलेट। ये पानी में घुलता तो है पर कम घुलता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट का ये सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल में आता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि कॉपर की हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, तो लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट CuOH ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे एग्जांपल कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये आप देखिए कौन कौन से लिखे मैंने। पहले तो लिखा है कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर है कैल्शियम सल्फेट, फिर है कॉपर की हाइड्रोक्साइड। कॉपर की हाइड्रोक्साइड का नाम एक तरह से और भी दे सकते हैं, मैं बाद में बताता हूं। पहले हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमने और एक दो लिख देंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसके अलावा और भी सोचे तो और होता है बेरियम सल्फेट हो सकता है, ऐसे ही कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है। तो ये सब तो ऐसी लिस्ट चलती रहेगी। बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है PO4, कैल्शियम के 2+ है, PO4 3- तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला ये ऐसा हो जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ऐसे कई एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये सब के सब साल्ट जो है ये पानी में कम घुलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं। मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ। इसमें कॉपर का ऊपर चार्ज 2+ है, तो इसे हम कई बार कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये है आपका इस तरह से। ये सब के सब एग्जांपल्स आप याद कीजिएगा, कौन से बिल्कुल नहीं घुलते, कौन से कम घुलते हैं और कौन से ज्यादा घुलते हैं। अब हम इसको छोड़कर और आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैं एक और एग्जांपल लिख देना चाह रहा हूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4Cl, ये भी काफी घुलता है। तो ये सब के सब एग्जांपल्स हमने यहां लिख डाले। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये हमारे साल्ट की लिस्ट बन गई। अब इनका यूज कहां करेंगे देखो। अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। हम पढ़ चुके हैं साल्ट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट भी शुरू करें। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था, हमने पहले ही कहा था। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब था ऐसा लिक्विड सॉल्यूशंस, a liquid substance, चाहे वो प्योर हो या नहीं भी हो सकता है। प्योर और मिक्सचर, प्योर भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है, यानी सॉल्यूशन भी हो सकता है, पर वो लिक्विड होना चाहिए। और दूसरी बात, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, विच कंटेन कह लो पहले, विच कंटेन्स, या पहले कंडक्ट लिख दो चलो। विच कंडक्ट्स क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। किस कारण से होगा वो भी साथ साथ लिख देंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, दो तरह के आयंस, कैटायंस और एनायंस उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब आपको पता है मेटल जो होते हैं, मेटल वो सॉलिड होते हैं आमतौर पे। एक मरकरी को छोड़ दी जाए, बाकी सब मेटल सॉलिड होते हैं। तो मरकरी सॉलिड है, सॉरी सब मेटल सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है। मेटल्स भी गुड कंडक्टर होते हैं बेटा, करंट पास करते हैं, लेकिन उनके अंदर आयंस नहीं होते। उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उनकी वजह से करंट पास होता है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आयंस होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, फ्री मूविंग आयंस, फ्री मूविंग आयंस। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड मेटल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते। वो कंडक्टर तो है लेकिन उनको इलेक्ट्रोलाइट वर्ड नहीं देंगे। इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिक्विड होना जरूरी है और उसमें फ्री मूविंग आयंस होने चाहिए, जबकि मेटल में फ्री मूविंग आयंस नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आयन नहीं होते। तो इसमें फ्री मूविंग आयंस होने चाहिए और ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और ये करंट को पास करना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। ये इसकी पहचान है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट कितनी तरह से बन सकता है, आओ उसको देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर्मेशन मतलब कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट कैसे बन सकते हैं, आओ देखते हैं। चार तरह से मुख्यतः बनते हैं। जैसे कि अगर हमने पहली बात तो साल्ट ले लिया और साल्ट को इतना हीट किया कि वो पिघल गया, तो मोल्टन साल्ट, मोल्टन साल्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि NaCl लिया था हमने, सॉलिड होता है NaCl, तो वो तो सॉलिड आयन, सॉलिड साल्ट होता है। सॉलिड साल्ट साथ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड साल्ट कभी करंट को पास नहीं करते, वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन उसे अगर हम बहुत हीट करें, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आयनिक कंपाउंड मतलब साल्ट, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, तो उनको अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तभी पिघलेंगे ना, तभी मेल्ट करेंगे। लेकिन एक बार हम उसे बहुत हीट करके मेल्ट कर दें तो ये अब NaCl, पहले तो ये सॉलिड था, S लिखा था, लेकिन इसे गर्म करके पिघला दिया तो ये बन गया लिक्विड, L लिख देंगे। ये जो लिक्विड वाला साल्ट है इसी को बोल रहे हैं मोल्टन साल्ट, मतलब पिघला हुआ साल्ट। ये करंट को पास कर सकता है क्योंकि इसमें सोडियम आयन और Cl माइनस अलग हो जाएंगे, फ्री आयंस हो जाएंगे और करंट कैरी करेगा। एक और तरह है कि एक्वस साल्ट। एक्वस साल्ट का मतलब है कि जैसे हमने साल्ट ले लिया, फिर से मान लो NaCl ले लिया, KCl कोई भी ले लिया, लेकिन अब की बार उसको लिक्विड नहीं किया है, हमने पिघलाया नहीं है गर्म करके, बल्कि उसको पानी में घोल दिया। एक्वस मतलब खुला पानी। जब खुले पानी में घोल देंगे तो वो NaCl सॉलिड नहीं, NaCl एक्वस कहलाएगा, घुला हुआ साल्ट। उसके भी आयंस फ्री हो जाएंगे फिर से Na+Cl-। तो जो भी साल्ट पानी में घुलता है वो यहाँ पे ले सकते हैं। जो कम घुलता है या जो घुलता है खूब ज्यादा उसको ले सकते हैं, लेकिन जो नहीं घुलते उनको लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि पानी में घुलेंगे ही नहीं, वो तो अलग होकर नीचे प्रेसिपिटेट बना के, सॉलिड बना के नीचे बैठ जाएंगे, फिर उनके आयंस कैसे फ्री होंगे। इसलिए जरूरी है कि साल्ट जो हम पानी में घोल रहे हैं, एक्वस साल्ट, वो या तो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, थोड़ा बहुत घुलता हो, या खूब ज्यादा घुलता हो, फेयरली सोल्यूबल हो, वो होना चाहिए सोल्यूबल कुछ ना कुछ। तीसरी तरह का साल्ट, और तीसरी तरह का कौन सा होता है बेटे, हम एसिड ले लें और एसिड को पानी में घोल दें, तो एक्वस एसिड, क्या लिख रहा हूं,
एक्वस एसिड, एसिड को पानी में घोल दिया। जैसे एग्जांपल देखो, कोई एसिड आपने HCl ले लिया और एक्वस मतलब पानी में घोल दिया। आप कोई भी एसिड ले सकते हो जो हमने लिखा था। और इसी तरह से एक और तरह से होता है कि एक्वस बेस, कोई बेस ले लें हम और उसको भी हम पानी में घोल दें तो उसे कहेंगे एक्वस बेस। जैसे कि आप देखो, बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको पानी में घोलेंगे तो एक्वस लिखेंगे। पानी में घोल दो एसिड या बेस तो वो भी उसके आयन फ्री हो जाएंगे। जैसे NaOH के Na+OH- फ्री हो जाएंगे, HCl के H+Cl- फ्री हो जाएंगे। और फ्री मूविंग आयन ही करंट को कैरी करते हैं लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि पानी में घोल रहे तो लिक्विड फॉर्म में ही है, वो सॉलिड साल्ट में घुल चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है पानी में घुलकर। तो ऐसे को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और आप देखो 4 तरह से आप बना सकते हो, मोल्टन साल्ट करके, एक्वस साल्ट करके, एक्वस एसिड करके और एक्वस बेस करके। इसके एग्जांपल एक एक दिया है, आप और भी ले सकते हैं साल्ट्स। तो ये हमारा एक टॉपिक अब इलेक्ट्रोलाइट का हुआ। अब इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफाइन करते हैं। 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो मैं आगे बताने जा रहा हूं। और जल्दी देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे होंगे। इलेक्ट्रोलाइट कितनी तरह के हो सकते हैं? 2 तरह से बांटे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम SE से कहते हैं, SE शॉर्ट फॉर्म SE, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकती है इसकी? WE होगी ना बेटे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? WE। तो ये हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितनी तरह का हो सकता है? 2 तरह का मेनली हो सकता है, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 वीक। आइए देखते हैं कैसे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि या तो मोल्टन साल्ट से बने तो खूब सारे आयन हो जाएंगे, और या फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हों, या फिर ऐसा साल्ट जो पानी में खूब घुलता है उससे बनते हों। तो हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनेंगे। पहली बात तो इसके अंदर खूब सारे, प्लेंटी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ फ्री मूविंग आयन होते ही है। और बनता किससे है ये? इसके अंदर होता है, ये बनता है या तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से। इट इज फाउंड इधर बाय डिसॉल्विंग, घोलने पर, किसको? स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को, या बढ़िया घुलने वाले साल्ट को, फेयरली सॉल्युबल साल्ट। क्योंकि ऐसे तीनों घुलेंगे फेयरली सॉल्युबल साल्ट को घोलने पर। किसमें घोलने पर? इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस, AQ लिखा मतलब एक्वस, और मीडियम लिखा है। एक्वस मीडियम मतलब पानी में घोल देना, खुले पानी में। स्ट्रॉन्ग एसिड को घोल दोगे खुले पानी में, स्ट्रॉन्ग बेस को घोल दोगे, या खूब घुलने वाले साल्ट को घोल दोगे। तीनों ही खूब टूटेंगे, इनका डेफिनेशन ही खूब टूटते हैं, तो खूब सारे आयन देंगे। और जब खूब सारे आयन हो जाएंगे तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहली बात इसकी पहचान ये हो गई। दूसरी बात, इट कैन आल्सो बी फाउंड बाय मेल्टिंग या मोल्टन साल्ट। साल्ट को पिघलाने पर भी खूब सारे आयन फ्री हो जाते हैं बेटे, तो उससे भी हमारा बहुत सारे आयन होंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। तो ये पहली बात इसके बारे में कह दी। और दूसरी बात इसके बारे में ये कही कि इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ आयंस, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ आयंस, लार्ज नंबर ऑफ आयन। इसमें खूब सारे आयंस होंगे और ये बढ़िया करंट को खूब ज्यादा कंडक्ट करेगा, इसका मतलब। और इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसका उल्टा होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज फाउंड कैसे बनेगा? इधर बाय डिसॉल्विंग, फिर से डिसॉल्व कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं आपकी बात? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस, और खूब घुलने वाला साल्ट नहीं, कम घुलने वाला, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। हाँ सॉल्युबल तो होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बनेगा तभी जब सॉल्युबल होगा, बिना सॉल्युबल कैसे बन सकता है? घुलना तो पड़ेगा, लेकिन अगर खूब घुलता होगा, नहीं खूब घुलता होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कम घुलता होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसमें घोलेंगे? इन एक्वस मीडियम। फिर से मैंने AQ लिखा है, एक्वस और मीडियम लिखा है। और इसकी दूसरी पहचान ये भी है, सेकंड पहचान कुछ नहीं है, अगर हम साल्ट को पिघलाएंगे तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही बनेगा, वीक नहीं, उससे स्ट्रॉन्ग ही बनता है। और इसकी बात, इसकी दूसरी पहचान ये कि इट कंटेन्स स्मॉल नंबर ऑफ आयंस, इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें जो जितने भी हैं ये सब खूब टूटते हैं, खूब आयन देते हैं। खूब टूटने का मतलब उसकी पहचान होती है, उसके टूटने की हद बहुत होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो टूट रहे हैं उनकी टूटने की हद खूब होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मतलब हद, और डिसोसिएशन मतलब टूटना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटने की हद। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं कि इसकी हाई डिग्री ऑफ या लार्ज, बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है किसकी? ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की हद बहुत ज्यादा है, तो आयनाइज भी खूब होंगे इसका मतलब। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए सिंबल होता है वो अल्फा होता है बेटे, तो इसका अल्फा लार्ज होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसा होता है? स्मॉल वैल्यू होती है अल्फा की, स्मॉल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें हमको कम टूटेंगे, ये सब कम टूटते हैं,
तो अल्फा की वैल्यू स्मॉल होती है वीक में और लार्ज होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। इसके अलावा और भी कई अंतर होंगे जो हम समय के साथ आगे पढ़ना है। पहले तो चैप्टर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ठीक से तैयार होनी है, हमें पता लगना चाहिए, स्थापित हो जाए चैप्टर में कि आखिर इसमें होने क्या जा रहा है, चीजें क्या है, इनके टर्म्स क्या है, इनके सिंबल क्या है, मीनिंग क्या है। उसके बाद इसको आगे जाके सब बच्चे खुद ही फैलाते रहेंगे। जब हम बातें करेंगे तो बच्चे के दिमाग में खुद चल रहा होगा, इसको फैलाओ, ये इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, तो वो हम बाद में करेंगे। लेकिन मेनली आपको ये आज इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपने यहां तक एक बेसिक चीज पढ़ी। अब आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल या फेयरली सॉल्युबल साल्ट का एग्जांपल जो लिखे थे हमने, उनको लेकर पानी में घोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल आपके पास लिखे हुए हैं, आपने देखे थे वीडियो में। ऐसे ही आप वीक एसिड, वीक बेस या कम घुलने वाले साल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के एग्जांपल्स लेके पानी में घोलेंगे तो वीक ही बनेगा। और एक लास्ट बात, कोई भी साल्ट उठाकर उसे हीट कर दोगे, पिघला दोगे, पानी नहीं डालने दे, पानी नहीं डाल रहे हो, सिर्फ पिघला रहे हो, मोल्टन साल्ट, तो उसके आयंस फ्री होना ही है और उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनना ही है। तो ये सब मेथड है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को बनाने के, और एग्जांपल्स आप आराम से ढूंढ सकते हो क्योंकि एग्जांपल लिख दिए गए, बस उनको पानी में घोलना है या पिघलाना है। तो ये बच्चों ये आप याद करके रखोगे। इसके बाद में अगला टॉपिक लूंगा, डिसोसिएशन की बातें करेंगे हम, और उसमें एक ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये अगला हमारा वीडियो होगा, इससे कंसर्न और भी बातें होंगी। तो अब हम यहां रुकते हैं। थैंक यू।